1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। आप देख रहे हैं लाइव शो और हेमा, हम उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां पर हम अपने कंज्यूमर को अवेयर करेंगे। बिल्कुल, और ये बात तो अगर आप हमारा लाइव शो देखते हैं तो आपको पता ही होगा, ये सेगमेंट भी फोन इन सेगमेंट होता है और आप जिसमें हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और सीधा हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। तो आज मेडिक्लेम है हमारा विषय और इससे जुड़े जो एक्सपर्ट हैं श्रीराम खन्ना जी, वो हमारे साथ हैं एंड ही इज अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट। तो जो भी आपके सवाल हैं, कोई परेशानियां हैं, क्वेरीज हैं, आप जरूर कॉल कीजिए ताकि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, रास्ता दिखा सकें। टेलीफोन नंबर आप जानते ही हैं हमारे स्टूडियो का, इट्स 23097532। खन्ना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेडिक्लेम की जब बात होती है, लोग इंश्योरेंस लेते हैं ये सोच के कि भगवान न करे जब कोई घटना दुर्घटना आए तो उस समय वह तैयार रहें, लेकिन क्या सावधानियां बरतें ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो? देखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको दो चीजों से दूर रखे, एक कचहरी और दूसरा अस्पताल जी। परंतु फिर भी जिंदगी में आपको कभी ना कभी वहां पहुंचना पड़ता है जी। बुलाए या बिन बुलाए। जी। इसलिए जहां तक अस्पताल की बात है, आजकल जो अस्पतालों की क्रिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट की, मेडिकल ऑपरेशंस की, सर्जरीज की, वो इतनी महंगी हो गई है। क्यों? एक तो क्योंकि जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है डायग्नोसिस और एनालिसिस का, वो एक MRI कराइए तो 7-8 हजार रुपए दिल्ली में आपको देने पड़ते हैं। छोटे शहरों में वो इक्विपमेंट नहीं है, तो जो चल के आएगा बड़े शहर में कराने के लिए, फिर उसके बाद डॉक्टरों की फीस, और आपको कोई सर्जरी करानी है तो भगवान मालिक है। इसलिए जो निम्न वर्ग का या मध्यम वर्ग का भी व्यक्ति है, उस पे मतलब वो कहते हैं कि भाई हार्ट अटैक से तो बच जाएगा, परंतु जो उसका बिल आएगा उससे मर जाएगा। लेकिन उस बिल से बचने के लिए मेडिक्लेम तो कराएंगे, तो तय हो गया। देखिए, ऐसा है कि मेडिक्लेम है मेडिकल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज आप कहते हैं कि जब मेरा मेडिकल इंश्योरेंस कर दीजिए तो आपको मैं इतना सालाना पैसा दूंगा, अगर मैं बीमार हो गया तो आप मुझे पूरे उसका खर्चा दीजिए। ये आप डोमेस्टिक भी कर सकते हैं, और जो विदेश यात्रा पे जाते हैं वो 15-20 दिन के लिए भी जा रहे हैं तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी आजकल कई कंट्रीज में जरूरी हो गया है उन कंट्रीज के गवर्नमेंट द्वारा। तो सवाल ये आता है कि आपने पैसा दे दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि साहब मुझे प्रॉब्लम हो गया तो मुझे ये पैसा नहीं, परंतु आप पहुंचे अस्पताल, हर हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल में तो जो वहां का रूल है वहां चलेगा, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पहुंचे और आपने कहा जी ये मेरा टांग टूट गई है या ये दिल का कोई इलाज है, तो वो आपसे चाहेंगे कि आप पैसा जमा करो। क्यों? वो तो उनको सरकारी मदद तो मिलती नहीं है, वो तो पूरा पैसा लेंगे आपसे। फिर आप कहोगे जी मेरा इंश्योरेंस है, आप अपना इंश्योरेंस नंबर दीजिए या जो डिटेल दीजिए। तो कई हॉस्पिटल ऐसा करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से उनके पास अरेंजमेंट है कि उनसे कंफर्म करते हैं कि भाई इस पॉलिसी में ये हो रहा है, आप इसको कवर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो हाँ करेंगे तब वो कैशलेस ट्रांजैक्शन बनेगा कि भाई आप इलाज करा के घर चले जाइए, बिल वो लेते रहेंगे उनसे। और कई इंश्योरेंस कंपनीज ने थर्ड पार्टी रेटर्स अपॉइंट किए हुए हैं, या कैसे इंस्टीट्यूशंस हैं कि इन्होंने मेडिकल कवरेज दिया हुआ है, उन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ है। जैसे कई बार ग्रुप इंश्योरेंस भी होता है मेडिकल पर्पसेस के लिए, जो संस्थाएं अपने एम्प्लॉइज के लिए लेते हैं। कुल मिलाकर देखा यह गया है लेने के समय तो इंश्योरेंस कंपनी बड़े स्माइल करके खुश होके और आपको थैंक यू वेरी मच सर, और टेलीफोन करने के बाद करवा लिया, पर जब देने की उनको मौत आ जाती है वो फिर नुक्स निकालते हैं। किस बिना पर? मान लो बिल बढ़िया जा रहा हो तगड़ा, तो वो उसको अपनी लायबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और कहते हैं जी ये नहीं देंगे हम। और अगर मान लो उनको डिस्प्यूट हो तो वो आपके पीठ के पीछे हॉस्पिटल के बोल देंगे कि साहब इसका पैसा नहीं देंगे, ये देंगे हम सिर्फ। तो हॉस्पिटल आपको बोलेगा जी आप पैसे जमा कराइए, तो उसमें एक डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तो श्रीराम, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं, वहां मेडिक्लेम इज अ मस्ट, और ये बहुत ही आसान चीज है उनके लिए कि अगर आप वहां रह रहे हैं तो मेडिक्लेम आपकी है, मेडिकल इंश्योरेंस है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा जो है वो कंपनी देगी। लेकिन हमारे यहाँ पर अब ये प्रचलन शुरू हुआ है, लेकिन अभी इतना कॉमन नहीं है क्योंकि लोगों को डर ये ज्यादा रहता है कि मैं इंश्योरेंस तो करवा रहा हूँ मेडिकल, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो ना जाने उस स्थिति में ये इंश्योरेंस मेरे काम आएगी कि नहीं आएगी। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है ये हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले इंदौर से हमारे कॉलर है, हम सुन लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो 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 जी सर, पूछिए सवाल अपना।
हाँ, सवाल ये है मेरा कि आई एम 59 ईयर्स ओल्ड। जी, 59 साल के। 59 ईयर्स ओल्ड। हाँ हाँ। और मुझे कौन सा मेडिक्लेम पॉलिसी मिल सकती है? 59 साल में मेडिक्लेम पॉलिसी मिल सकती है। देखिए 59 साल में मेडिक्लेम पॉलिसी मिल सकती है, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि जो रिस्क है डिजीज का इस एज पे बढ़ जाता है और इंश्योरेंस कंपनी इज लेजिटिमेट इन आस्किंग फॉर मोर। नॉर्मली वो क्या करते हैं, जो ओल्डर लोग हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आप किसी के पास जाएं तो बोले जी नहीं आपका तो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा प्रीमियम पड़ेगा, पर आप उस बात से दुसाइज मत होइए, आप उसके पीछे लग जाइए कि बोले भाई मैं कराना चाहता हूं, उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, आप उनको जो पॉलिसी वहां एडवर्टाइज है वो आप समझ लीजिए और बोलिए मुझे ये पॉलिसी लेनी है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि इस उम्र से ऊपर के लोगों को मेडिक्लेम नहीं मिल सकता? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है। और कंपनियां आमतौर पे ये भ्रम फैला ताकि इस उम्र के लोग आए ना हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो सब लोग जिसको कहते हैं चेरी पिकिंग करना चाहते हैं कि जो मीठे मीठे फल है वो तो तोड़ लिए, जो अमीर लोग हैं, यंग लोग हैं, जो बीमार नहीं होंगे उनकी तो इंश्योरेंस कर दी, और जहां देनदारी बनती है वहां से अपना कन्नी काट रहे हैं। जी, एक और आपके लिए कॉलर है। हाँ। और मधु जी हैं, आपसे देखते हैं क्या सवाल कहां से है मधु जी? दिल्ली से। दिल्ली दिल्ली से। करें। हाँ या गुड इवनिंग मधु जी, पूछिए हाँ, सवाल। नमस्कार जी मैडम, मुझे पूछना है कि हमने पहले अपनी मेडिकल पॉलिसी करवाई हुई थी, जी। लेकिन मेरे हस्बैंड और मैं दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हमें सीजीएचएस की फैसिलिटी अवेलेबल है। जी, तो हमें सबने बोला कि आप अपनी मेडिकल की जो पॉलिसी है इसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि सीजीएचएस में आपको ज्यादा बेनिफिट है। तो मुझे बताइए कि ठीक है हमारे लिए सीजीएचएस में ही कंटिन्यू करें? देखिए ऐसा है, कई बार ये होता है कि सीजीएच की ट्रीटमेंट कुछ चीजों को कवर नहीं करती या कवर करती है तो उसका लिमिट होता है। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से पता कर लीजिए सीजीएचएस के रूल्स के हिसाब से, जहां आप रहते हैं उसके आसपास जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे बात करें और वो आपको बता देंगे कि भाई सीजीएचएस की अगर ये आपके पास है फैसिलिटी, तो नॉर्मली देखा गया है कि सीजीएचएस के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए उन्होंने हॉस्पिटल से नेगोशिएट किया हुआ है सीजीएचएस का रेट। तो अगर सीजीएचएस का कार्ड होल्डर एडमिट हो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसको पैसा नहीं देना पड़ता और सारा बिल कैशलेस तरीके से सीजीएचएस देती है। श्री राम जी, आपसे मैं पूछ कि जब भी कोई मेडिक्लेम के लिए जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस करवाने के लिए जाता है, तो क्या मोटी मोटी चीजें उसे जरूर ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि देखिए, ये तो बता दिया जाता है कि मोटी इतने की बातें ये इंश्योरेंस हो पता गई। होनी चाहिए क्या क्या कवर्ड है। आपको जिस चीज का अंदेशा है जी, कि भाई ये खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट में टांग टूट सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, आप किसी और डिजीज के लिए हॉस्पिटलाइज हैं। देखिए जो छोटी मोटी ट्रीटमेंट है, कट हो गया, ब्रूज हो गया या सिरदर्द हो गया, बुखार हो गया, उसकी तो आप चिंता नहीं करिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। जिन चीजों में खर्चा ज्यादा होता है, खासकर सर्जरीज, एक्सीडेंट केसेस, इनमें खर्चा ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है। तो आप कोशिश करिए कि ये जो खतरे हैं वो उससे कवर्ड हो, ताकि उसमें जो भी नॉर्मली वो कंपनी क्या करती है इस बिना पर कि आपकी कोई ऐसी डिजीज थी जो आपको पता थी और आपने हमें बताई नहीं, इस बिना पे वो मना कर देते हैं। जी, अगर डिस्प्यूट हो जाए तो कैसे रिजॉल्व करें ये हम आपसे जानेंगे। हाँ। लेकिन दिल्ली से ज्योति हैं, उनका सवाल ठीक पहले है, ले लेते हैं। दिल्ली ज्योति जी की बात सुन लें। हेलो जी, ज्योति जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा भाई अप्रैल में बीमार हुआ था, तो उसका जब हमने बाद में जो बिल्स वगैरह थे वो वहां पे भेजे तो अभी तक उसका कोई रिटर्न नहीं आया है। जी, देखिए देने के टाइम बड़ा से बड़ा सेठ सुस्त हो जाता है और जब तक आप तकाजा नहीं करोगे बार बार उसके यहां, देखिए हमारे देश में नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इतनी भीड़ है मंदिरों में, क्यों है? क्योंकि वो देवी को जगाना चाह रहे हैं। अगर हमारे देश में देवी नहीं जागती मंदिर में जाए बिना तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे जागेगी आपका तकाजा किए बिना? करना क्या चाहिए? आप उनके पीछे लग जाइए, एक नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, एसएमएस, फैक्स, चिट्ठियों, जब तक आपको जवाब नहीं आया उनके पीछे लग जाइए और ऐसे लगाइए जैसे आप भगवान के घर घंटी बजा रहे हैं। भगवान मेरी बात सुनो। खन्ना जी, ये जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, इनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डर नहीं है? देखिए वो डर तब होता है जब आप कचहरी में जाते हो। अच्छा, उनके पास वकील बैठे हुए हैं, उनके यहां सैकड़ों केस चल रहे हैं, तो आजकल मैंने कई कंपनियां देखी हैं, वो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में चले जाते हैं ना, कहते हैं चलो अच्छा है यार 5 साल कुछ नहीं होगा, अच्छा, इसलिए वो चाहते हैं लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। तो वाकई 5 साल लगते हैं क्या? कई शहरों में, दिल्ली बॉम्बे में तो लग जाते हैं। तो फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करें तो कंज्यूमर? उसका तरीका है, क्योंकि इंश्योरेंस के सारे डिस्प्यूट्स जो हैं
भाग्यवश अपने देश में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए लोकपाल बने हुए हैं, अच्छा। ऑम्बुड्समैन बने हुए हैं। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर भारत सरकार ने इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन लोकपाल नियुक्त किए हुए हैं। हर प्रदेश के लिए एक लोकपाल है। आप कंपनी को चिट्ठी लिखिए, कंपनी आपको जवाब नहीं दे, उसके बाद आप लोकपाल के दफ्तर में कंप्लेंट को लिख के भेजिए। और उससे भी पहले हर कंपनी ने अपना नोडल ऑफिसर नियुक्त किया हुआ है। मान लीजिए जैसे अब दिल्ली से ये जो कॉलर थे, आप पता करिए कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नोडल ऑफिसर कौन है, उससे टेलीफोन पे संपर्क कीजिए, चिट्ठी लिखिए या उसको मिलने चले जाइए अपने शहर में। दिल्ली में जरूर होगा कोई ना कोई ऑफिसर, और उसको बताइए, फिर वो पता करेगा भी क्या मामला है। हो सकता है किसी कारण सुस्त चल रहा हो सकता है आपके जाने से ही हो जाए, पर आपके जाने से नहीं होगा तो आप उसके पास जाइए कि मेरा ग्रीवेंस रिजॉल्व करें, और आप मेरे को लिख के जवाब दीजिए। ओम्बड्समैन की अगर बात करें कितनी जल्दी वो देखिए, पहले तो कंपनी आपको मना कर दे, पहले को कंपनी का पूरा मौका दीजिए कि आपका पूरा क्लेम सेटल कर दे, और जितना सेटल करते हैं वो ले लीजिए आप पैसा, और जितना बाकी रह जाता है उसको आप लेके लोकपाल के पास चले जाइए। कंपनी अक्सर ये लिखवा लेती फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, आप लिख दीजिए और साथ लिख दीजिए विदाउट प्रेजुडिस WP। इसका मतलब है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, परंतु जो मेरे अधिकार हैं वो मेरे पास रहेंगे। WP और मेरा अधिकार यह है कि भी आप फिर भी मैं जो कानूनी रास्ता मेरे पास है लोकपाल के पास में जा सकता हूं। फिर लोकपाल के पास आप शिकायत करेंगे तो वो कंपनी से जवाब तलब करेगा, और लोकपाल ने एक बार फायदा कर दिया तो केवल उस कंपनी का चेयरमैन उस फैसले की चुनौती कर सकता है। इसका मतलब है कोई छोटा ऑफिसर, मध्यम वर्गीय ऑफिसर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। उसके लिए उसको अपनी कंपनी के टॉप मोस्ट चेयरमैन के पास जाना पड़ेगा, और उसके दस्तखत से ही अपील फाइल की जा सकेगी। श्री राम जी, अगर लोकपाल के पास अपनी अर्जी देते हैं तो तकरीबन कितने समय में आपका ये निपट जाए? मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और डिपेंड करेगा कितने केस उसके पास हैं, कितना एफिशिएंट वो है, कितना समय। मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, परंतु मैं ये बता दूं कि लोकपाल में कम समय लगेगा और कंज्यूमर कोर्ट में ज्यादा समय लगेगा, ये मैं बता सकता हूं। और ओम्बड्समैन का एक बार अगर डिसीजन आ गया क्या, और अगर आपके फेवर में आ गया, हाँ जी, तो आप ठीक पैसे रखिए और दिवाली की मिठाई बांटिए। और नहीं आया और नहीं आया तो कंज्यूमर कोर्ट में, और तभी जाइए जब वहां आप एंटिसिपेट कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि 9 की लकड़ी और 90 की ढुलाई, यानी कि लेने तो आपने 900 रुपए हैं और खर्च दिया आपने 9000, उसमें कोई अकलमंदी नहीं है। यानी अपील कर सकते हैं ओम्बड्समैन? नहीं, ओम्बड्समैन की अपील नहीं, ओम्बड्समैन इज आउट ऑफ कोर्ट। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो आप कभी भी जा सकते हैं, ओम्बड्समैन से पहले या बाद में। लेकिन खन्ना जी, यहाँ पे एक और बड़ा साहब ने कहा जो पैसे मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं बाद में मैं लेता हूँ, थोड़े मिल गए बाद में अपील कर दिया। हाँ। लेकिन जरूरत तो मुझे तब है जब मैं इंजर्ड हुआ हूँ, आज मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उसी समय लाख रुपए अगर कोई अस्पताल मांगता है, मैं कहां से लाऊं? मुझे उसी समय पैसा चाहिए था, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे उस समय पैसा नहीं दिया। जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, एडमिट होगे, तो वो बता देंगे कि इस इंश्योरेंस के बेसिस पे क्या वो आपकी ट्रीटमेंट करेंगे कैशलेस या नहीं। अगर उनको डाउट होगा तो वो कह देंगे जी आप पैसे हम भर दीजिए, तो बाद में रिइंबर्स हो जाएंगे। अब मजबूरी में कई लोगों को फोर्सफुली भरने पड़ते हैं क्योंकि हॉस्पिटल लेने को तैयार ही नहीं है। बाद में फिर आप क्लेम कर सकते हैं? बाद में जब क्लेम करेंगे तो फिर ये सब कहानियां आएंगी, तो फंस तो आप जाएंगे ही। तो इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस में हमेशा ये स्कोप रहता है कि जो वो कह रहे हैं कहने और करने में फर्क होगा। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे सबसे ये है कि आप ये काम अपनी संस्थाओं के थ्रू कीजिए। जहां जहां अगर प्राइवेट कंपनी में भी हैं तो आप अपनी कंपनी को परसुएट कीजिए कि वो एक सारे लोगों के साथ मिलकर एक ठीक पॉलिसी ले, जिससे कि एक उनके पास बार्गेनिंग पोजीशन बने और वो कह सके कि भी ये। और दूसरा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इंश्योर्ड है उसके लिए काम कर सकते हैं। आपकी संस्था किसी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को एंगेज कर ले जी, ताकि जो आपकी इन मामलों में मदद कर सकें, क्योंकि स्पेशलाइज मामले हैं और इसमें हर आदमी इंडिविजुअली बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ने की क्षमता नहीं रखता। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं खन्ना जी कि इस सेगमेंट से भी मदद मिली होगी लोगों को। बिल्कुल, और वो सजग और मैं केवल यही कहूंगा जाने से पहले, जागो ग्राहक जागो, खासकर दिवाली और नवरात्रे के बीच में, क्योंकि इस समय अच्छी मुंडाई हो रही होगी बाजार में लोगों की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खन्ना जी कार्यक्रम में आकर हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो आज के इस अंक में तो हमने आपको कई मुद्दों पर जान दी। कल यानी बुधवार अंक की अगर बात करें तो क्या खास रहेगा? कल 1 अक्टूबर है, ये है सीनियर सिटीजन डे, तो कल उस पर चर्चा रहेगी। और क्योंकि दुर्गा पूजा का मौसम है अमित, तो दुर्गा स्तुति भी लेकर आएंगे कल के लाइव शो में। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। कार्यालय प्रबंधन की अगर बात करें तो इसमें किस तरह से आप बना सकते हैं अपना व्यवसाय, इस पर भी चर्चा होगी। और अहिंसा दिवस पर भी कुछ खास होगा, लेकिन ये सब कल के इवनिंग लाइव शो में। आज हमारी टीम की तरफ से हम आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।